बाकी देखो रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि आप वही प्रश्न करें जो आपको एग्जैक्ट आ रहे हैं तो आप प्रश्न नहीं कर पाओगे 40% ही। जब 40% 50% सवाल ही कर पाओगे तो आप ऐसे ही बाहर हो जाओगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो ये कहे कि मुझे 100 में से 88 एग्जैक्ट आ रहे थे, मैंने वही किए, मेरा एक भी गलत नहीं। वो मूर्ख है। हमारे एक मित्र थे जिन्होंने क्या किया, हिस्ट्री के अंदर एक बड़ा जनरल प्रश्न जो अक्सर अभ्यर्थी हम शिक्षकों से पूछते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि सर ऋणात्मक अंकन बहुत होता है, नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, उससे कैसे बचा जाए। और मुझे लगता है कि हर तीसरे स्टूडेंट के साथ में ये समस्या है। तो वो प्रश्न आते रहते हैं और हम हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे लिख लिख के जवाब तो दे नहीं सकते। तो सोचा कि इसके ऊपर एक 10-15 मिनट का छोटा सा सत्र ले लिया जाए, ताकि क्या पता आप कोई ऐसी मूलभूत गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो वो ठीक हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात, ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो एग्जाम देता है और उसमें गलती नहीं करता। सब करते हैं। हमने भी खूब नेगेटिव किए थे और आप जिनको भी सुनते हैं सबने ही किया, आप भी करोगे। ऐसा कोई है नहीं जिसका एक्यूरेसी 100% हो कि 90 प्रश्न अटेंड किए, 100 में से 90 सही हो गए। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान असीमित है और हर व्यक्ति इतना सारा ज्ञान न तो ले सकता न वो सारी चीजें याद कर सकता। सिलेबस असीमित से है। तो ऐसी स्थिति में बहुत स्वाभाविक है कि गलतियां होगी और ये तय मान के चलिए कि सबसे ही होती है। मगर हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि गलतियां कम से कम हो। अब जैसे 130 प्रश्न अटेंड किए आपने 150 में से, तो 10% अगर एक्यूरेसी कम रह गई, 10% एक्यूरेसी में डाउन हुआ तो दिक्कत ही नहीं है भाई। 135 प्रश्न अटेंड किए हैं तो अगर आपके 12-13 प्रश्न गलत हुए हैं तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बढ़िया एक्यूरेसी मानी जाती है 90% वाली। 80 तक भी ठीक है। 80 तक ठीक इसलिए है कि जैसे 100 प्रश्न थे और आपने 90 अटेंड कर लिए, या 200 थे और आपने वो 170-80 अटेंड कर लिए, फिर उसमें आपके कितने गलत हुए। तो 80% का मतलब ये हुआ कि जैसे 80 प्रश्न आपने अटेंड किए या 90 प्रश्न अटेंड किए, क्योंकि एक्यूरेसी कम है, 80% के आसपास रही, मतलब आपने ज़्यादा ही अटेंड किए। तो मान लो जैसे किसी ने 85 प्रश्न अटेंड किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 17 प्रश्न गलत किए। तो 17 का मतलब ये हुआ कि आपके 6 नंबर और जाएंगे, 23 प्रश्न चले जाएंगे, पीछे 62 के आसपास बचेंगे। ये एक्यूरेसी खराब मानी जाती है। तो आपकी प्रयास ये रहना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो 10-15%, मतलब नेगेटिव 10 से 15%, एक्यूरेसी 90% तक जाए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। अब इससे अधिक जितना आप नेगेटिव करता रहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 85% तक एक्यूरेसी, मतलब 15% तक नेगेटिव चल जाता है। 85% एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी हो जाती है। बाकी 100% तो किसी की नहीं हो सकती, 90 बहुत बढ़िया मानी जाती है। अगर 90% किसी की एक्यूरेसी आ रही है तो ये एक शानदार आंकड़ा है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो 90% सवाल अटेंड नहीं करता हो। लगभग सब करते हैं। यूपीएससी की बात अलग है, बाकी 90% अटेंड हो जाते हैं। तो 100 में से कोई अगर 90 प्रश्न अटेंड करता है और उसमें सिर्फ 9 ही गलत होते हैं तो उसका स्कोर कट के 78 बचता है। ये अच्छा स्कोर माना जाता है। अब आप ये मान लीजिए कि अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग 10% और एक्यूरेसी अगर 90% है, 90% आपका पॉजिटिव रहता है, 10% अगर आपकी एक्यूरेसी डाउन हो रही है, तो आप मान के चलिए आप अच्छी स्थिति में हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आजकल बच्चों को ये भी नहीं पता कि एक्यूरेसी उनकी ठीक है कि नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिनके 10% से कम आपके गलत होते हो।
तो 90% से ऊपर एक्यूरेसी लाना पॉसिबल भी नहीं है, और कोई ऐसा बिरला एक आधा हो तो फिर उसका लक बड़ा साथ है उसके, बाकी जनरली ये रहता है कि नहीं हो पाता। तो अगर आपका 10% है, हालांकि इसको हर दिन आप सुधार करके 10 से 9% करिए तो बढ़िया है, लेकिन अगर इससे अधिक बैठ रहा है तो आपको ठीक करने की जरूरत है। ये सबकी रहती है, औसत है तो फर्क नहीं पड़ता। बस जैसे पूरे राजस्थान के बच्चे ही अगर 10% 12% पे अगर नेगेटिव कर रहे हैं और 90% एक्यूरेसी रख रहे हैं तो फिर औसत समान हो गया ना, फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे अधिक अगर आप नेगेटिव करते हैं तो वो प्रॉब्लम खड़ी करता है, और अक्सर एक अच्छी तैयारी करने वाला स्टूडेंट इसी कारण से फेल हो जाता है। आप देखते होंगे जिसकी तैयारी बड़ी शानदार थी और अगर वो फिर भी फेल हुआ है तो उसके पीछे कारण सिर्फ ये था कि नेगेटिव मार्किंग उसने अधिक कर ली। तो अब इस नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करके और 90% तक या उससे अधिक एक्यूरेसी कैसे कर सकते हैं, इसे हमें थोड़ा सा समझना है। अब देखो क्या किया जा सकता है। जैसे मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि ये गलती जो है ये 2 लेवल पे होती है। ठीक है, मैं इसको हिंदी में लिख लेता हूँ। ये 2 लेवल पे गलती होती है। आप कोशिश करो कि दोनों लेवल पे आप काम कर पाओ। ठीक है, 2 लेवल कौन से? एक तो परीक्षा पूर्व तैयारी का काल, एक तो यहां पे आपको सुधार करने हैं, और दूसरा परीक्षा के दौरान क्या ध्यान रखना है, एक यहां ध्यान रखना है। ठीक है, अभी देखिए आप दोनों स्तर पे देखो, नेगेटिव मार्किंग केवल परीक्षा हॉल की समस्या नहीं है, हमें पहले से इसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं तैयारी के काल में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, आप कम से कम परीक्षा से 3-4 माह पहले, कोई भी परीक्षा हो, 3-4 माह से पूर्व सामग्री ना बदलें। देखो सामग्री अगर आप बदलोगे तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि आप उस सामग्री का ठीक तरीके से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लो कि अब फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में मैं कोई नई किताब लेके आऊं, एक किताब बेनिफिट तभी देती है जब वो अपन 4-5 बार 6 बार उसको पढ़ते हैं, उसके बिना उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब परीक्षा से 3-4 महीने पहले अगर आप नई किताब ले आते हैं तो उसको आप 3-4 बार पढ़ नहीं पाओगे। अगर आप पढ़ने की कोशिश कर ली तो बाकी सारी सामग्री छूट जाएगी। तो स्थिति ये होगी कि उसको भी भूल जाएंगे पुराने वाली सामग्री को, और नई वाली भी याद नहीं होती है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 3-4 महीने पहले जो सामग्री है वही रखें, बिल्कुल नई सामग्री ना लाए। अगर लानी है नई सामग्री पहले तो परीक्षा से 6 महीने पहले, 1 साल पहले ला सकते हैं, ताकि आप उसको प्रॉपर टाइम दे सको। नई सामग्री का प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाएगा, पुरानी सामग्री को भी टाइम नहीं दे पाओगे, और नई सामग्री को आप 3-4 महीने में याद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये 3-4 महीने पहले अपनी सामग्री ना बदलें, जो आपके पास है उसी पे भरोसा करके उसको बढ़िया से पढ़ें। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, अभ्यास करते रहना है। और मैं जो आपको इस समय जो परीक्षा के दौरान क्या बातों का ध्यान रखना है, वो अभ्यास के दौरान भी आपको रखना है, ताकि आपको ये चीजें आदत में डालनी है, वही परीक्षा में आपकी आदत काम आएगी। परीक्षा से 1 रात पहले अगर आप सीखोगे कि परीक्षा हॉल में पेपर कैसे अटेंड करना है, जो कि हम वीडियो हम बनाते भी हैं, कोई काम का नहीं है वो। क्यों? क्योंकि एक दिन में आप अपनी आदत नहीं बदल सकते। ठीक है, आपको 1-2 चीजें आप सीख सकते हो उससे, बाकी आपको आदत बदलने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे आप डेली 20-30% अटेंड कर अभ्यास कर रहे हैं पुराने पेपर से, या आप संडे टू संडे कहीं टेस्ट दे रहे हैं, तो उस टेस्ट के दौरान या प्रश्नों को हल करते वक्त एक आप अपनी हैबिट विकसित कीजिए, ऐसी हैबिट हो जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो फिर क्या होगा कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तब आप उसी हैबिट के अनुसार काम करोगे तो नेगेटिव कम होगा। तो एक तो आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास बिल्कुल सीरियस होकर कीजिए। टेस्ट सीरीज आजकल बच्चे देते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज के अंदर सीरियस होकर नहीं जाते। मैं कहता हूं कि टेस्ट सीरीज को आप 3 घंटे अगर टेस्ट सीरीज का पेपर दे रहे हो तो 3 घंटे बहुत गंभीरता से पेपर दीजिए। ठीक है ना, हो सकता है टेस्ट सीरीज का सिलेबस भले आप गंभीरता से ना पढ़ो, आप अपने रूटीन से पढ़ो, टेस्ट सीरीज को आप 1 दिन पढ़ के चले जाओ, मगर टेस्ट सीरीज का टेस्ट जो आप नियमित जो 3 घंटे दे रहे हैं वो ऐसे दीजिए जैसे सच में आप एग्जाम दे रहे हैं। उसमें धीरे धीरे आदतें विकसित कीजिए जो आपको यहाँ काम देगी। तो नेगेटिव मार्किंग को कम करने के प्रयास जो है वो परीक्षा से 3-4 महीने पहले शुरू हो जाने चाहिए, तभी उस पर काम होता है। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं
एक दिन में सर क्या वीडियो सुन के और नेगेटिव मार्किंग कम कर दूंगा, तो बेटा पॉसिबल नहीं है। इसका अभ्यास पहले से शुरू हो जाता है। कोई भी कार्य हमें एक दिन में 2 दिन में सफलता नहीं देता है, उसके लिए 2, 3, 4 महीने, 5 महीने पर्याप्त समय चाहिए होता है, तभी हम आदत में डालेंगे और वही आदतें हमें एग्जाम में काम देती है। तो प्रॉपर अभ्यास कीजिए और बड़े गंभीरता से अभ्यास कीजिए। अभ्यास ऐसा कीजिए जो आपकी आदत डाले। अभी हम क्या करते हैं, ऑनलाइन पेपर देते हैं, सोते सोते ऐसे क्लिक कर लेते हैं, यही आदत परीक्षा में जाती है। अभी हम नहीं आ रहे उस पर तुक्के मारते हैं, फिर यही आदत बन जाती है, परीक्षा में गलतियां करते हैं। अभी हम ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ते नहीं है, सीरियसली करते नहीं है, ये आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, लापरवाहियां करते हैं और ये आदतों का रूप ले लेती है और यही आदतें एग्जाम हॉल में आपको फेस करनी पड़ती है। तो बहुत अधिक बात नहीं करूंगा। एक तो ये ध्यान रखना, सामग्री मत बदलना। अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है तो बिल्कुल मत बदलना। आगे सेकंड ग्रेड सितंबर में एग्जाम है, अभी अप्रैल चला गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने रहे, अब सेकंड ग्रेड की भी सामग्री नहीं बदलनी। अभी अध्यापक का जनवरी में पेपर है, उसका अभी आप कोई सामग्री बदल सकते हो अगस्त सितंबर तक, उसके बाद उसकी भी मत बदलना। ठीक है, अभ्यास करना है और बड़ा गंभीरता से अभ्यास करना है। अभी आजकल के बच्चे PYQs करते हैं ना, पुराने परीक्षाओं के प्रश्न, तो उसका उत्तर पहले देखते हैं, प्रश्न बाद में देखते हैं। प्रश्न देखते सीधा पहले उत्तर देखते हैं, फिर ये कोई अभ्यास नहीं है, ये आप अभ्यास के नाम पे ढोंग कर रहे हैं। आप तो क्या करिए, आप तो उत्तर के ऊपर पेज रखिए और पूरी तरीके से सोचिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। सारे लिंक बिठाइए, इधर से उधर से एलिमिनेट करिए। आप तो 2 सेकंड के अंदर ही उत्तर देखते और फिर कहते हैं तो मुझे आता था। ऐसे अभ्यास करोगे तो आपकी बड़ी गंदी आदत पड़ जाएगी। आप पर एक प्रश्न के सामने इतना जल्दी सरेंडर अगर करोगे तो एग्जाम हॉल में भी आपकी यही आदत रहेगी। और एग्जाम हॉल में आप इतना जल्दी सरेंडर करने लग गए तो निश्चित तौर पे ये भाषणबाजी या जो हम बातें बता रहे हैं कोई काम की नहीं। तो अभ्यास करिए, गंभीरता से करिए और 3-4 महीने पहले सामग्री ना बदलें, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। और आखिरी बात, परीक्षा से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले एक बार पूरा रिवीजन याद करके कर लें बढ़िया तरीके से। जितना भी सिलेबस है, जैसे जून में अभी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा है तो आपको अपनी क्षमता पता है कि एक बार मैं कितने में कर लेता हूँ, तो 15-20 दिन पहले आप पूरा सिलेबस जो आपने अभी अपनी तैयारी में पढ़ा था, बस एक बार नज़रों के सामने 100% सिलेबस निकाल दे जो आपने तैयारी के दौरान पढ़ा है। क्योंकि अगर लास्ट दिनों में रिवीजन नहीं होता है, 15-20 दिन में एक रिवीजन, लास्ट रिवीजन नहीं होता है, तो कई सारे फैक्ट धुंधले हो जाते हैं। और कई फैक्ट धुंधले अगर हो गए तो परीक्षा हॉल में जब वो फैक्ट आते हैं तो धुंधले फैक्ट अक्सर नेगेटिव मार्किंग की ओर ले जाते हैं। तो एक लास्ट रिवीजन जो है परीक्षा से 15-20 दिन पहले, इतना बहुत ध्यान रखना इस चीज का कि जैसे 23 तारीख को परीक्षा है तो मैं आपकी जगह होता तो 1 तारीख को ही वो सारे कंटेंट को इकट्ठा करता जो मैंने मेरी पूरी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में पढ़ा और उसको क्या करता, आपके 15-20 ने एक बार पूरा सिलेबस नजरों से निकाल के फिर पेपर देने चला जाता। इससे आपके 5-7 सवाल नए सही होते हैं और 5-7 सवाल कम गलत होते हैं। तो ये जरूर करना। आपने 3 साल बढ़िया तैयारी करी मगर लास्ट 15-20 दिन एक बार बढ़िया रिवीजन नहीं किया तो आप मान के चलिए कि आपको 8-10 प्रश्नों का सीधा लॉस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि परीक्षा का जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस स्थिति में हमें लास्ट एक अंतिम रिवीजन परीक्षा से 15 दिन पहले आपको बढ़िया से करना है। एक काम ये करना है। दूसरा, आज से जो आप अभ्यास करते हैं, अभ्यास बड़ा गंभीरता से करें। कैसे अभ्यास करना इसकी मैं इसके अंदर बताऊंगा। और 3-4 माह पहले अब कोई सामग्री नहीं बदलनी है, सामग्री आपको वही रखनी है, क्योंकि अगर आप सामग्री बदलोगे तो प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाएगा। और चौथी बात अपन ये कह सकते हैं कि पढ़ते वक्त केवल पढ़ना ही नहीं है, साथ में मनन भी करना है। आंखें बंद करके मनन करिए, आप कंटेंट को याद करने की भी कोशिश करिए। हम अगर उपन्यास की तरह पढ़ते जाएंगे और उसको अगर याद नहीं करेंगे, अगर दिमाग को सक्रिय रख के मनन नहीं करेंगे तो चीज़ें याद नहीं होगी और परीक्षा में जब जाओगे तो चीज़ें आएगी तो पढ़ी हुई, लेकिन याद हमने की नहीं थी, तो वहाँ जाके हमारे कन्फ्यूज़न पैदा करेगी और कन्फ्यूज़न में हमारे अक्सर नेगेटिव मार्किंग होती है। इन 4 बातों का ध्यान आपको परीक्षा से पहले रखना है, ठीक है, अभी से रखना है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अध्यापक, प्रोफेसर, इन सब के लिए ये बात लागू है, हर परीक्षा के लिए बात लागू है, ठीक है। तो जब भी पढ़ते हो
तीसरे चौथे रिवीजन के बाद में आप मनन करिए, जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसको दिमाग से सोचिए कि मैंने इसमें क्या पढ़ा है, इसमें कैसा प्रश्न बन सकता है। थोड़ा सक्रिय माइंड रखोगे तब आपके दिमाग में आएगा कि इस पैराग्राफ से ये सवाल बन सकता है, इस पैराग्राफ से ऐसा सवाल बन सकता है। आप खोजी बन जाइए एकदम से, हर लेसन से, हर पैराग्राफ से खोजिए कि क्या क्या प्रश्न बन सकता है इसका। एक्टिव माइंड रखिए, और अगर इस तरह से करोगे, मनन करोगे, खोजी दिमाग रखोगे, प्रश्नों की प्रकृति को समझोगे, तो चीज़ें आपको याद होनी शुरू हो जाएगी। और जब याद होगी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग हमेशा आधे ज्ञान से होती है या कन्फ्यूजन से होती है। बाकी जो आपको पूरा पक्का आ रहा है उसमें नेगेटिव हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो आप मनन करिए, केवल पढ़ना ही, रीडिंग ही नहीं मारनी उपन्यास की तरह, बल्कि विषय वस्तु को सोचना भी है। पढ़ने के बाद में सोचते सोचते ऐसे भी सोचना है कि इसका सवाल कैसे बन सकता है। सोचते सोचते आपको उसको याद भी करना है कि मुझे ये चीज़ें याद करनी है। उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करना, ताकि लास्ट 15 दिन के रिवीजन में वो कीवर्ड्स आपको रिवीजन में काम आते, क्योंकि जो लास्ट रिवीजन होते हैं उसमें लाइन टू लाइन रिवीजन नहीं किया जाता। लास्ट रिवीजन कीवर्ड्स के होते हैं, जो मेन बिंदु आपने अंडरलाइन किए हैं उन बिंदुओं का ही रिवीजन होता है। लाइन टू लाइन करोगे तो 15 दिन में शायद सिलेबस पूरा का पूरा हम रिवीजन कर भी नहीं पाएंगे। तो परीक्षा से पहले एटलीस्ट इन 4 बातों का तो ध्यान रखना ही रखना है। अब देखो, नेगेटिव मार्किंग का एक तो चरण आपने क्लियर कर लिया। अगर ये चीजें करी, उसके बाद परीक्षा हॉल के दौरान क्या करना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। परीक्षा हॉल के दौरान सबसे पहली कोशिश ये करनी है कि जैसे समसामयिक का पोर्शन है या फिर कोई तथ्यात्मक प्रश्न है या कोई अनसुना प्रश्न है जो बिल्कुल आपने कभी सुना ही नहीं, ऐसे पे कभी तुक्का ना लगाए। क्योंकि देखो, करंट अफेयर्स के जो प्रश्न होते हैं इसमें पूर्व ज्ञान का कोई रोल नहीं होता। और जब पूर्व ज्ञान का कोई रोल नहीं है, जैसे मान लो आ गया कि ये साइबर सम्मेलन कहाँ हुआ, अब इसमें आपका पूर्व ज्ञान तो काम का नहीं, क्योंकि पूर्व ज्ञान वो जयपुर में हुआ होगा, इस बार शायद उदयपुर में होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पे पूर्व ज्ञान का यूज करोगे तो कोई सेंस नहीं है। समसामयिक में पूर्व ज्ञान बिल्कुल काम का नहीं होता है, वर्तमान ज्ञान ही काम का है। देखो, सब्जेक्ट में पूर्व ज्ञान काम आ जाता है, इतिहास में आ जाता है, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल में, सब में आता है, लेकिन करंट अफेयर में कभी पूर्व ज्ञान काम नहीं आता। ऐसी स्थिति में अगर आपको एग्जैक्टली कर उसका उत्तर आ रहा है तो कर लो, नहीं आ रहा तो बढ़िया तरीका ये कि उसको छोड़ दो। कोई पुरस्कार पूछा है, अगर आ रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ो, क्योंकि पूर्व ज्ञान काम का नहीं। क्योंकि पूर्व ज्ञान अगर काम का होता तो हम अनुभव का उपयोग करके उस पर गैस लगा कर सकते थे, गैस पावर से सही होने की संभावना रहती है। तो ऐसे समसामयिक के प्रश्न हो, तथ्यात्मक प्रश्न हो और अनसुने प्रश्न जो आपने कभी नहीं सुने, कृपया करके ऐसे प्रश्न छोड़ दें आप। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं आ रहे हैं, यहाँ प्रायोगिकता 0% है आपके सही होने की। क्यों? क्योंकि देखो, कोई गहरा तथ्य है, मान लो कोई डेट पूछ ली है या कोई किसी विद्वान का कथन पूछ लिया, आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ऐसा तथ्य आ गया जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो ऐसे तथ्यों के ऊपर रिस्क लेने का मतलब ये है कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं या ऐसे तथ्य जो आपको नहीं आ रहे हैं या ऐसा प्रश्न जो आपने सुना ही नहीं, जिसके चारों ऑप्शन आपको नहीं पता, ऐसे जगह पे बिल्कुल भी तुक्का ना मारे, बिल्कुल भी तुक्का नहीं। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम तथ्यों पे भी तुक्का मारते हैं कि ये तारीख यही होगी, यही हो सकता है, अरे ऐसे कर करके 10-12 सवाल गलत कर देते हैं। जबकि आपको पता है कि ये प्रश्न आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना, अरे ऐसे को तो गहरा करके छोड़। तो ऐसे प्रश्न कितने होते हैं पूरे पेपर में? 150 में से 5-7 प्रश्न होते हैं जो आपने कभी नहीं सुने होते हैं, उनको छोड़ दो। ऐसे गहरे तथ्य, डेप्थ वाले तथ्य जो आपने कभी नहीं पढ़े, कि 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस ठिकाने से एक सेना बहादुर शाह जफर की बेटे की सहायता के लिए गई थी। अब ये बड़ा गहरा तथ्य है, नहीं पढ़ा हुआ। अब वहां पे नरहड़, ढूंढ लो ऐसे ऑप्शन पड़े थे, वहां क्यों तुक्का मारना है? ये डेप्थ का तथ्य है जो आपने नहीं पढ़ा और ये कहीं किसी ने नहीं पढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा तथ्य छोड़ दो जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं, ऐसे सवाल छोड़ दो जो आपने कभी नहीं सुने। पहली बात ये ध्यान रखनी, इनको छोड़ने में फायदा। यहां अगर आप रिस्क लेंगे तो ये सारे प्रयास कोई काम के नहीं रहेंगे। ये आदत आपको इससे डालनी पड़ेगी, अभ्यास से ये आदत डालना शुरू कर दीजिए आप, तभी परीक्षा तक आते आते ये चीजें आपके व्यवहार में आएगी। और व्यवहार में आई हुई चीजें मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, आप वहां जाके वैसे ही फॉलो करोगे।
अब मान लो ऐसे प्रश्नों की संख्या 20% है पूरे पेपर में, तो 20% है तो कोई बात नहीं, वो पूरे राजस्थान के लिए ही है समस्या, आपके अकेले के लिए। और ऐसे बहुत 20 से 30% आपको नहीं आ रहे इस टाइप के हैं, तो भी रिस्क लेने से कौन से आपके वो सही हो जाएंगे, वो तो उल्टा आपको लॉस करके जाएंगे। तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कट ऑफ फिर नीचे जाएगी, सीधी सी बात है। दूसरी बात, आपको अगर गैस पावर यूज करके और तुक्का लगाना ही है तो विश्लेषणात्मक प्रश्न पे लगाइए, क्योंकि एनालिटिकल सवाल जो होते हैं ना, करंट के नहीं हो, बाकी सब्जेक्ट के एनालिटिकल सवाल जितने भी होते हैं उनमें बहुत संभावना रहती है कि अगर आपने सोच समझ के किया है तो 4-5 प्रश्न करोगे तो 1-2 सही हो भी जाते हैं, लॉस नहीं होगा, आधा 1 नंबर बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिए, यहाँ आप गैस पावर यूज कर सकते हो, इन चीजों में गैस पावर ना लगाएं। इसके अलावा आप पेपर की दोनों भाषाएं पढ़ें, हिंदी में भी पेपर पढ़ें और इंग्लिश में भी पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी में कोई टर्म समझ में नहीं आती मगर अंग्रेजी में आ जाती है, और दोनों भाषाओं में पढ़ने के बाद में आपको पता है कि जो प्रश्न है उसकी क्लैरिटी बढ़ जाती है, कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ जाती है। दोनों बार पढ़ने के बाद हम बहुत बहुत सही पहुंच जाते हैं कि हाँ, ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है। कई बार हिंदी में एरर भी होती है, इंग्लिश की फाइनल मानी जाती है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर पढ़ने की कोशिश करें, और उसके बाद में कोशिश करें कि एलिमिनेशन मेथड अपनाएं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, आप एक एक विकल्प को गलत करें और चौथा विकल्प जो उत्तर बन रहा है वो सही करें। बाकी देखो, रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि आप वही प्रश्न करें जो आपको एग्जैक्ट आ रहे हैं तो आप पसंद नहीं कर पाओगे 40% ही। जब 40% 50% सवाल ही कर पाओगे तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो ये कहे कि मुझे 100 में से 88 एग्जैक्ट आ रहे थे, मैंने वही किए, मेरा एक भी गलत नहीं। वो मूर्ख है। हमारे एक मित्र थे जिन्होंने क्या किया हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ग्रेड में कि मैं एक्यूरेसी 100% रखूंगा, सवाल ही उन्होंने है वो कुछ 90 के आसपास 95 के आसपास अटेंड हुए, उनमें से 2-4 गलत हो गए, पीछे 90 ही बचे। कट ऑफ है वो 105 के आसपास जिसके नंबर थे उन्हीं के सिलेक्शन हुए, क्योंकि अब सेकंड पेपर में आप 100 करोगे 90 ही करोगे तो आपको फर्स्ट पेपर में अधिक करने पड़ेंगे, उतने फर्स्ट पेपर में हो नहीं पाते। तो कई बार आप कट ऑफ से इसलिए नीचे आ जाते हैं कि आपने कम रिस्क ले ली। अब 150 प्रश्न है तो आपको कम से कम उसमें कैसा भी पेपर आता है तो 120-25 से ऊपर तो बच्चे जाते ही जाते हैं, मतलब एवरेज है, ऑन एवरेज 130-35 का अटेंड करते ही करते हैं। अब 150 के 150 करके आना महामूर्खता है। पेपर कभी ऐसा नहीं होता कि आप 150 के 150 अटेंड करो। पेपर हमेशा 10% तो छोड़ने लायक ही होता है। ठीक है, बाकी पेपर के नेचर होते हैं, सबके अलग अलग नेचर होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि तैयारी के दौरान आप ये काम करना, और ये काम आज से शुरू कर दो ताकि परीक्षा तक आपकी आदतें बढ़िया हो जाएगी। और परीक्षा के दौरान आपको ये करना है, ऐसे तथ्यों को छेड़ना नहीं है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पे आप रिस्क लीजिए, यहाँ रिस्क जरूरी है और रिस्क के बिना भी काम नहीं होता। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए और साथ में एलिमिनेशन मेथड को अपनाइए। बाकी पेपर कैसे अटेंड करने हैं ये बातें हम ओपन और बाद में करेंगे। अभ्यास आप इस तरह से शुरू कर दीजिए अभी से, ठीक है। फिर देखना आपका निश्चित तौर पे कम से कम गलत होंगे। पेपर को प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, दोनों भाषाओं में अच्छे से ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका ये सही हो जाएगा। अभ्यास में एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसा मैंने पहले भी बताया कि सीधा उत्तर कभी नहीं देखें। पहले कोशिश ये करें कि आप है वो प्रश्न पढ़ने के बाद दिमाग में सोचें इसका उत्तर क्या है। दिमाग में नहीं आ रहा तब ऑप्शन देखें, फिर एलिमिनेट करके फिर उत्तर निकालें। आप सीधा है वो उत्तर देखोगे तो आपका अभ्यास कोई काम का नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो नेगेटिव मार्किंग दूर करने में मदद करेगा। ये प्रश्न बहुत अधिक पूछा गया, इस वजह से मैं उपयुक्त समय मानते हुए इसको अभी बना रहा हूँ कि आगे कई सारे एग्जाम्स है बच्चों के, तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली फायदेमंद होगा। अगर आप इससे भी बढ़िया किसी टैक्टिक्स पे चल रहे हैं तो चलते रहिए, और इसमें से कोई बात आपको ठीक लगती है तो अपना लीजिए, कोई ठीक नहीं लगती है तो इग्नोर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।